हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 एसएसटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड आउट करेंगे। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके में इस चैप्टर में पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दिया गया है पढ़ने के लिए, इससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। यहाँ पे क्या है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर गोइंग टू बीइंग विद फुटबॉल। ठीक है, अब ये फुटबॉल के बारे में आप जानते होंगे, आपको पता होगा कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। ठीक है, फुटबॉल यानी कि पैरों से खेलने वाला खेल है, पैरों से खेला जाता है। अगर इसमें आप अपने हाथ का यूज़ करते हो तो उसमें फॉल माना जाता है, इसमें आउट किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ, जिसके बारे में ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे या फिर आपने खेला भी होगा। जैसा कि नेम से ही हमें पता लग रहा है, गेम के अंदर प्लेयर्स जो है फीट से खेलते हैं, अपने पैरों से खेलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर फुटबॉल के अंदर आप बॉल को टच कर लेते हो बाय आर्म, आपके हाथ पे बॉल लग जाती है, तो आप क्या होते हैं, आउट हो जाते हो। एनी प्लेयर, वो कोई भी प्लेयर हो सकता है, बस एक प्लेयर इसमें टच कर सकता है हाथ से, वो कौन होता है, गोलकीपर होता है। ठीक है, देन दिस इज अगर और कोई करेगा गोलकीपर के अलावा उसको टच, तो क्या माना जाएगा, फॉल माना जाएगा। सो इफ़ प्लेयर्स आर स्टार्टिंग होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स, अगर सारे जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे उसको अपने हैंड में लेना शुरू कर दें और हैंड से ही पास करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, जो ये गेम है, जो फुटबॉल खेला जा रहा है, ये फुटबॉल तो नहीं रहेगा क्योंकि ये तो पैरों से खेला ही नहीं जा रहा है ना, बाय फिट तो ये खेला ही नहीं जा रहा, तो अब ये फुटबॉल नहीं रहेगा। देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर कोई पर्सन उस बॉल को यूज़ करके और सारे के सारे प्लेयर उसको हाथ से खेल रहे हैं, दैट मीन्स वो फुटबॉल नहीं है, हम समझ जाएंगे। और अगर कोई पैरों से गेम को खेल रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है, तो वो फुटबॉल खेल रहा है। सिमिलरली अदर गेम, ऐसे ही अदर गेम भी होते हैं जैसे कि हॉकी या क्रिकेट है। ठीक है, और इन सब के अपने अपने रूल होते हैं। सब जितने भी गेम होते हैं सबके अपने अपने रूल होते हैं, और इन्हीं रूल से पता लगता है कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, वही डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा गेम है। ठीक है, यही इन रूल से ही हम बता सकते हैं, देखकर भी बता देंगे कि ये कौन सा गेम खेला जा रहा है या एक गेम दूसरे गेम से कैसे अलग है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल का ही, तो फुटबॉल बाय फीट खेला जाता है, वॉलीबॉल हम हाथ से खेलते हैं। ठीक है, एज दीज आर फंडामेंटल ऑफ द गेम्स, इसलिए इन्हीं रूल्स को ही क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स बोलते हैं, गेम के बेसिक्स बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दैम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, मूलभूत रूप जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, लाइक दीज गेम अ सोसाइटी ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। अब इन गेम्स की तरह ही सोसाइटी के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, दैट मेक इट वॉट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़, जो इन ये जो सोसाइटीज़ होती हैं इनको अलग करती है, अलग सोसाइटी से, दूसरी सोसाइटीज से, कौन, रूल्स ही इनके। ठीक है, अगर हम लार्ज सोसाइटीज़ की बात करें तो उसके अंदर कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ भी होती हैं लोगों की, ये सारे मिलकर कुछ रूल बनाते हैं। ठीक है, सबकी सहमति से ही जो रूल बनाए जाते हैं ज़्यादातर, जो इन कम्युनिटीज़ में जो लोग रहते हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में, सारे मिलकर सबकी सहमति से जो रूल बनते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के कारण, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जो सोसाइटी होती है वो काम करती है। ठीक है, और ये जो सारे रूल बनाए होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रिटर्न फॉर्म में रखे जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई, जिससे रूल कोई ना तोड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स, जिनके अंदर रूल्स पाए जाते हैं इस टाइप के, कम्युनिटीज़ के, सोसाइटीज़ के, कौन कैसे काम करेगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो क्लास 6 में और 7th में आपने पढ़ा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में। ठीक है, ये जो बुक है आपकी, इसके अंदर आपने पढ़ा है, तो आपने जाना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा जाता है, या किसने इसको लिखा है। अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके फीचर्स को भी जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये फीचर जो है इतने क्रूशियल क्यों होते हैं, क्यों ये डेमोक्रेसी में काम करते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। मान लो इंडिया है, जो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके जो रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, अदर कंट्री से, तो किस तरीके से काम करते हैं। अब जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल लिखे गए हैं, वो रूल जो डिफाइन किए गए हैं, तो उनको लिखने का एक पर्पस होता है कि अगर सपोज कल को कोई रूल तोड़ता है तो उनको बताया जा सकता है कि रिटर्न फॉर्म में हमारे यहाँ पे इस आर्टिकल में या इस नंबर पे ये वाला जो रूल है ये लिखा गया है, तो आप इसको नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, इसीलिए
इसको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ईच ऑफ दिस फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये सारे फीचर्स बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में। इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑन डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। अब इसके बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपको शायद ही थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ, इसके बारे में हम आगे रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी बुक के काफ़ी चैप्टर्स में भी इस बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखो आपके सामने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, कुछ गेम्स है, सपोज करो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कोई भी गेम है, ठीक है। अब आप उसके जो, अगर कोई पर्सन आपके सामने खेल रहा है, अब आपको बताया नहीं गया कि वो कौन सा गेम खेल रहा है, लेकिन आप देखकर उसको बता सकते हो कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। सपोज करो कोई पर्सन क्रिकेट खेल रहा है, भाई आपके सामने एक टीम है, वो क्रिकेट खेल रही है। अब आप देख के इजिली बता दोगे कि वो कौन सा गेम खेल रही है, क्रिकेट, क्योंकि उसके हाथ में क्या होगा, बैट होगा, बॉल होगी, विकेट होंगी, पर्सन फील्डिंग कर रही होंगी, कोई रन ले रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हॉकी अगर पर्सन खेल रहे हो तो दो टीम पूरी की पूरी होंगी और आमने सामने होंगी, वो एक बॉल के पीछे सबके सब पड़े होंगे, है ना। तो अगर फुटबॉल की बात करें तो सब एक ही बॉल को पैर से मार रहे होंगे, फुटबॉल बाय फुट का यूज़ कर रहे होंगे, वो अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सब गेम्स के कोई ना कोई रूल्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। हर एक गेम के रूल होते हैं, उन्हीं से, उन रूल से ही वो गेम बनता है। और वो रूल ही, जो डिफरेंट रूल होते हैं सबके, वही रूल डिफाइन करते हैं एक गेम को कि वो कौन सा गेम है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो हम फुटबॉल के रूल्स बदल दें कि भाई फुटबॉल में आप पैर का यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ हाथ का यूज़ करोगे, तो क्या कोई दूसरा पर्सन देख के बता पाएगा कि वो फुटबॉल है या नहीं है? नहीं बता सकता ना, क्योंकि फुटबॉल में अगर सपोज करो हमने रूल ही चेंज कर दे तो वो तो फुटबॉल रहेगा ही नहीं। सेम इसी तरीके से होता है सब कुछ, जैसे अगर हम रूल बदल देंगे तो वो गेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब है सोसाइटीज़। इसी तरीके से जैसे गेम के रूल हैं, इसी तरीके से हम सोसाइटीज़ को लेके चलेंगे। सपोज करो खेलने वाले जो पर्सन है, इन सब के रूल होते हैं, इन किसको क्या करना है। इसी तरीके से जो सोसाइटीज़ होती हैं, उन सब की सोसाइटीज़ के, कोई भी सोसाइटी आप ले लो जिसमें रहने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उन सब के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, जो उनको अलग करते हैं दूसरी सोसाइटीज़ से। उन सब के अपने रूल होते हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं दूसरी सोसाइटी से। सपोज करो अगर हम किसी कल्चर को लेके चल लेते हैं, या कल्चर कोई और भी, मान लो अगर आप पंजाब को और हरियाणा को देख रहे हो तो उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। या आप कोई भी स्टेट को ले लो तो सबके रूल अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी भी महाराष्ट्र को ले लो या कहीं भी आसाम वगैरह को, तो सबके रूल देखने से हम लोग को पता लग जाएगा कि हाँ वो कौन से लोग हैं, या कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से अब जो सभी सोसाइटीज़ होती हैं, उन सब में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं लोग। जैसे कि हम इंडिया में बात कर लेते हैं, तो इंडिया में क्या है, अलग अलग टाइप की स्टेट्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी, है ना। और उन स्टेट्स में भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे काफ़ी लोग रहते हैं। अगर हम यहाँ की बात कर लेते हैं तो जैसे सपोज करो आप जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया को भी, वो एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन सी स्टेट में आता है, ठीक है। इस तरीके से एक बड़ी सोसाइटी के अंदर कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी, ठीक है। अब वो सारी कम्युनिटीज़ भी क्या करती हैं, अपने अपने रूल फॉलो करती हैं, अपने अपने रूल बनाती हैं, तभी तो वो फॉलो करेंगे ना। तो क्या करते हैं, अपने अपने रूल बनाती हैं। अब जब वो रूल बना रहे हैं, अब छोटी कम्युनिटी अपना अकेला रूल नहीं बना सकती, वो सोसाइटी के अंडर में ही रह के रूल बनाएगी। तो जब वो रूल बना रहे हैं, तो या सपोज करो सोसाइटी रूल बना रही है, तो वो सबकी सहमति से रूल बनेंगे, ठीक है। सबकी सहमति होगी तभी रूल बनेंगे, और फिर उनको रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। और जब उन रूल्स को जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रूल्स का रिटन डॉक्यूमेंट। अब आप सोच रहे हो कि भाई हम क्यों लिखते हैं रूल। सपोज करो आप मान लो किसी गेम की बात कर रहे हो, तो गेम के रूल कहाँ लिखे होते हैं गेम के भी रूल, हमें तभी तो पता होता है ना, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन आके बोल दे कि भाई नहीं हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे हो, तो गेम ही पलट जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इन लोगों का आपस में थोड़ा बहुत कभी झगड़ा हो जाता है, तो इन रूल्स की हेल्प से इनको ठीक किया जा सकता है, इनको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए रिटर्न फॉर्म में होते हैं और ये सबकी सहमति से ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे रखी है, जिसमें ये जो पर्सन है, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये जो असेंबली है वो रखी गई थी, और उसी टाइम की शायद ये पिक है। 1934 में नेशनल
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, एक डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। और जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई कि हमें तो अपना ही देश अलग चाहिए और हम अपना देश अलग बनाएंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे, उसके रूल्स अलग बनाएंगे और अपने तरीके से ही उनको रखेंगे, ठीक है। तो जब, क्योंकि उस टाइम पे क्या अंग्रेजों के गुलाम थे हम, है ना, इसीलिए तो आज़ादी की मांग उठ रही थी कि हमें आज़ाद चाहिए, हम अपनी असेंबली बनाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने तरीके से रूल बनाएंगे और अपने तरीके से उनको फॉलो करेंगे। अब जैसे ही हमें कंट्री चाहिए होगी वैसे ही तो हम रूल बनाएंगे ना, तो इसमें वही दिखा रखा है। अब दिसंबर 1946 को कन्वे कर दिया गया कि ठीक है भाई, हम अपना स्टार्ट कर देते हैं रूल्स वगैरह बनाना। बिटवीन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट की गई थी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि भाई किस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसे कैसे रूल हमें बनाने हैं, कैसी हमें अपनी कंट्री चाहिए, उस हिसाब से ड्राफ्ट किया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक वो बनाया गया, मतलब एक लगा सकते हैं कि हम एक बायोग्राफ तैयार किया गया, ठीक है, एक तरीके से कि भाई हम इस टाइप के हमें रूल्स चाहिए, हमें ये चाहिए अपनी कंट्री के अंदर कि भाई हमें इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से फ्रीडम, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर। अब लोगों को क्या हुआ था कि 150 साल तक जब वो ब्रिटिश लोगों के गुलाम रहे तो उसके बाद जाकर उनके हाथ में ये चीज़ आई कि हाँ अब हम अपने तरीके से रहेंगे, अपने आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, पूरी तरीके से आज़ाद रहेंगे, ठीक है, और लोगों को ना ही डिस्टर्ब होगा, ना ही कोई लोग दूसरे इंसान को किसी और के कारण कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, ठीक है। अब ये जो फोटो है ये आपको साइड में दिखाई दे रही है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ये पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है। अब देखिए 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। इंडिपेंडेंट मीन्स कि उसके अंदर कोई भी अंग्रेज नहीं रहेगा। उससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ये काम करना शुरू करते थे, कोई भी ग्रुप बनाते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, अपना 1-2 पर्सन को उसमें रखते थे कि भाई हाँ हमें पता लगता रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने अब डिमांड की कि हम अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, इसमें कोई और पर्सन नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन होंगे, ठीक है। और अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, कन्वेंट करना शुरू कर दिया था दिसंबर 1946 में कि अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बनाना। भाई बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक कॉन्टिन्यू इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में हमारा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था कि किसमें क्या होगा, क्योंकि अब इन्होंने देख लिया था कि अंग्रेजों के टाइम पे जब हमारे पास कोई भी पावर नहीं थी, इंडिया के पास कोई पावर नहीं थी, तो अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे ऊपर रूल किया है, ठीक है। तो अब हम आगे जब हमारा देश आज़ाद होगा तो ऐसा ना हो कि कोई पर्सन फिर से गुलाम बन जाए या कोई और जिसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर हो वो लोगों का यूज़ करना शुरू कर दे। तो उन्हें हर चीज़ को देख कर रूल बनाने थे, ठीक है। तो इतना टाइम लग गया उनको रूल बनाने में कि भाई हर पर्सन खुश रहे, क्योंकि आप घर में ही देख लो, अगर घर में बोला जाए कि भाई आज शाम को ये खाना बनेगा, तो अगर घर में 5 पर्सन भी है तो बोलेंगे नहीं आज मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना, तो सबको एग्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी तरीके सोचो, अब हमारे यहाँ पे तो कितने सारे छोटे बहुत सारे राजा थे। अभी हमारा स्टेट तो बहुत कम है 28, लेकिन उस टाइम पे राजा तो उससे भी ज़्यादा थे। अब सब मिलने को भी तो तैयार होने चाहिए, सब मिले, इंडिया भी उनको बनाना है उस टाइम पे, क्योंकि अब अंग्रेज जब गए तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को भी अलग कर दिया, जब तो हमारा पूरा एक ही था, है ना। तो इसी तरीके से उनको हर एक ऐसे रूल बनाने थे कि हर पर्सन उससे एग्री हो जाए, हर पर्सन को प्रॉफिट भी हो और दूसरे का मिसयूज़ भी ना हो। तो इसलिए इतना टाइम लग गया उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेडी करने में, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करने में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं सबके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक हो, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले पर्सन हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम चले। जैसे इंडिया में होता है ना कि हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, हम वोट देंगे, अपने जो लीडर हैं उनको चूज़ करते हैं, उसके बाद वही लीडर आगे जाके हमारे जो पूरी कंट्री का हेड होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनको चूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो उसके वो डेमोक्रेटिक भी हो। क्लियर हुआ आपको ये कि ज़रूरी है कि हर जो कंट्री है उसके पास भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हो, ज़रूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो। वो हो सकता है कि वो मोनार्की हो, वहाँ पे अभी भी राजा का राज चल रहा हो,
ठीक है। जैसे कि हम चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन चाइना क्या है, उनकी सिंगल पार्टी है। तो सिंगल पार्टी है तो क्या है, अब वो डेमोक्रेटिक तो हम कह नहीं सकते। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पर्पस होते हैं। ठीक है। अब क्यों, किस लिए जरूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फर्स्ट है इट लेज आउट सर्टेन आइडिया, जिसमें कुछ सर्टेन आइडियल्स होते हैं दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। ठीक है, जो बेस बनाते हैं किसी भी कंट्री का कि कौन कंट्री किस टाइप की है, दैट वी उसमें जैसे कि हम एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, कि हम उसमें रहना खुशी से रह सकें, उसमें हम रहना चाहें, हमारी चाहत हो कि हम उस कंट्री में रहें। तो एक ऐसी कंट्री बनाना कि जिसके अंदर हमारा मन हो कि भाई हम उस कंट्री में रहें, हम उस कंट्री में क्या रहना चाहें। ठीक है। अब देखो, जैसे हम अपनी इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर क्या है कि कोई भी पर्सन किसी भी धर्म को मान सकता है ना, कोई भी एजुकेशन ले सकता है, कहीं भी आप जा सकते हो, कैसे भी आप रह सकते हो। तो हमारे पास आज़ादी है। सपोज करो हमारे पास आज़ादी ना हो कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकते, 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, भाई आपको ये नहीं खाना, आप कभी भी ये नहीं खा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर रूल बना दिया जाए पर्टिकुलर, और आपको बोला जाए कि आप वहाँ रहना है आपको, तो आप रहोगे नहीं रहोगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, कुछ हमारे पास सर्टेन आइडियाज़ होते हैं, कुछ जो भी बेस है जिनसे हम जान सकते हैं कि वो कंट्री कैसी है। ठीक है, उसी के बाद तो हम उसमें रहेंगे। सपोज करो आपको बोला जाए भी घूमने जाना है, आपके सामने 2 कंट्री है। एक कंट्री वो है जिसमें आपके पास फ्रीडम, आप कुछ भी करना चाहते हो आप जाओगे। ठीक है। दूसरी कंट्री वो है तो बहुत अच्छी कंट्री, लेकिन आप शाम के बाद नहीं जा सकते, आपको सुबह जल्दी उठना होगा, तब आप घूमने जाओगे। जब आप घूमने जाओगे तो आप पूरा फेस कवर करके जाओगे। ठीक है, वहाँ आप अपने फ़ोन को नहीं ले जा सकते। तो क्या आप ऐसी कंट्री में जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि फर्स्ट एट लेज आउट सर्टेन आइडिया, जिसमें कुछ सर्टेन आइडियल्स हों जो फॉर्म करते हैं किसी भी कंट्री के बेस को। ठीक है, कि वो कंट्री किस टाइप की है जिसमें हम रहना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कंट्री कैसी बनानी है आपको, सपोज करो आपको बोला गया है कि भाई आप कंट्री का रूल बनाओ, तो आप कैसे रूल्स बनाओगे जिसमें आप रहना चाहोगे, जो भी आपके मन में होगा वही आप रूल बनाओगे। आपको बोला जाए अपने घर के रूल्स आपको बनाने हैं, तो आप क्या चाहोगे, भाई यहाँ पूरा दिन बैठे रहो, ये करो वो करो, जब भी बोलो मम्मी खाना बना के लाए, जो आप खाना चाहो वही बनाए, है ना। वही जो चीज़ें आपको पसंद होंगी वही आप रूल्स फॉर्म करोगे, है ना। उसी घर में आप रहना चाहोगे। ठीक है, या उसी कंट्री में आप रहना चाहोगे। तो ऐसे ही ये है कि जिसमें जो सिटीज़न है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उस जो कंट्री है उसमें रहना चाहें, वैसे आइडियल फॉर्म्स किए जाएं उसके अंदर। ठीक है। और पुट अनदर वे, या फिर अनदर वे से अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है हमारा फंडामेंटल नेचर, कि हमारी सोसाइटी कैसी है, या क्या वो सबको अडॉप्ट कर लेती है या सबको हटा देते कि नहीं हमारे यहाँ नहीं आना है। अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रूल्स हैं वो अच्छे हैं, लोग इजीली आके रह सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक है, जबकि कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप फ्रीली घूम नहीं सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल नेचर वो बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें, फंडामेंटल नेचर बताता है हमारी सोसाइटी का, कि हमारी सोसाइटी किस टाइप की है। अ कंट्री इज यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। एक कंट्री जो होती है अलग अलग कम्युनिटीज़ से बनी होती है लोगों की। ठीक है, हु शेयर सर्टेन बिलीव, जो अपने जो शेयर करते हैं कुछ बिलीव्स को, कुछ बातों को, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक ही इशू पे एग्री भी हो जाए। ठीक है, अब सपोज करो आप अपने घर में रह रहे हो, आप सारे के सारे अपने घर में रहते हो, तो हर चीज़ पे खुश भी होते हैं, हाँ इस फेस्टिवल पे ये करना है, इस फेस्टिवल पे ये करना है। लेकिन एक हो सकता है कि कुछ बातों में आप लोग सब एक साथ एग्री ना भी हो, है ना। सपोज करो इवनिंग में मम्मी ने बोला कि सबको हेल्प कर रहे हैं, तो आप ज़रूरी कि एग्री होगे, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर पर्सन एग्री भी हो। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हेल्प करता है हमें सर्व करने में, हमारे रूल्स का सेट बनाने में। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल सेट करने में कि हमें क्या काम कैसे करना है, दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू द कंट्री टू बी गवर्न, जिसमें हर पर्सन उसी तरीके से एग्री कर सके उसमें कंट्री में रहने के लिए जिस तरीके से वो चाहता है, मतलब उसकी फ्रीडम भी ख़राब ना हो, उसकी फ्रीडम को भी कोई ना हथिया ले, और उसकी वजह से कंट्री में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, रूल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली गवर्न की जाए। ठीक है, यानी कि आप खुद भी आज़ाद रहो और दूसरे को भी उसकी आज़ादी का मिसयूज़ ना होने दो। ये नहीं है कि आप उसको परेशान कर रहे हो, भाई आप फ्रीडम चाह रहे हो, आप बिल्कुल आज़ाद हो, आराम से घूम सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप रात को 2 बजे अपने रूम में चिल्लाने लग जाओगे, या दूसरों को सोने नहीं दोगे घर में, या बाहर किसी से मार पिटाई करके आओगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप आज़ाद हो लेकिन दूसरा पर्सन भी आज़ाद है।
आप मजे करो, दूसरा भी मजे कर रहा है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं बताई जाती, बल्कि एग्रीमेंट भी सेट किया जाता है, कुछ आइडियल्स का, कुछ सर्टेन आइडियाज, कुछ आदर्श बनाए जाते हैं, उनको भी सेट किया जाता है, और ये माना जाता है कि वो आगे तक हमारी कंट्री के अंदर या हमारी कंट्री को सुरक्षित रखेंगे या आगे तक सेफ रहेंगे, ठीक है। अब देखो आपके सामने एक ये दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो ये कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। उस टाइम पे कंट्री कौन सी है? नेपाल। नेपाल की हम बात कर रहे हैं। नेपाल में क्या है? स्ट्रगल चल रहा है किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए क्यों चल रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे पास आज़ादी होती है। जब हमारा लोकतांत्रिक हो जाता है देश तो लोगों के पास आज़ादी होती है, ठीक है। और जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होता या किसी राजा का राज होता है तो सब कुछ राजा के अकॉर्डिंग चलता है। राजा जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। वो किसी भी टाइम कोई भी रूल फॉलो करवा सकता है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी तो क्या होगा? सब अपने आप आज़ाद हैं। अगर आपको कोई लीडर पसंद नहीं आता तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी वोट देते हैं पर्सन, तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको जाके वोट दे, वो दूसरे पर्सन को भी वोट दे सकता है। तो लोगों के पास अधिकार होता है, ठीक है, पावर होती है हर पर्सन के पास, सब इक्वल है। तो इसीलिए नेपाल को अब क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। देयर वाज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अंटिल 2002। अब 1990 में उनके पास डेमोक्रेसी आ गई थी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया डेमोक्रेसी के लिए। अब 1990 में उनके पास डेमोक्रेसी थी, 12 साल तक रही, लेकिन 2002 तक रही। 1990 में उनको डेमोक्रेसी मिल गई, ठीक है। और वो कब तक रही? 12 ईयर्स तक, 2002 तक। लेकिन 2002 में कौन आ गया? किंग ज्ञानेंद्र आ गए। राजा था कोई ज्ञानेंद्र, वो आ गया और उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो कंट्री साइड है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पे माओवादियों ने क्या कर लिया है? वहाँ पे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए अब मुझे मजबूर होकर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और लोगों को भी लगा कि हाँ भाई हो सकता है माओवादी आ गए हों, तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग काम ना चल रहा आसानी से। तो राजा ने क्या किया? उसको अपने अंडर में ले लिया। किसकी हेल्प से लिया? आर्मी की हेल्प से। मेन तो आर्मी होती है। अगर आर्मी अपोजिट में खड़ी हो जाएगी तो क्या राजा अकेला कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने आर्मी के साथ मिलकर क्या किया? दोबारा से अपना अधिकार जमा लिया। अब किंग ने क्या किया? फाइनली उसने क्या किया? सारा जो गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम पे उन्होंने डेमोक्रेसी बनाई थी पहले, उसके ऊपर फरवरी 2005 तक पूरी तरीके से हेड बन गया था राजा। यानी कि अब कुछ भी होता था तो सबसे पहले अगर राजा ने मना कर दिया तो वो रूल फॉलो नहीं होगा, अगर राजा ने बोल दिया तो वो काम होगा, चाहे वो लोग चाहे या ना चाहे, ठीक है। तो पूरी तरीके से कौन हेड हो गया था? राजा हेड हो गया था गवर्नमेंट के ऊपर। नवंबर 2005 में जो माओवादी थे, माओइस्ट थे, उन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कुछ एग्रीमेंट किए, कुछ 12 एग्रीमेंट पे साइन कर दिए थे। और ये एग्रीमेंट जो थे बहुत सारे लोगों ने भी इसको मान लिया था, क्योंकि अब वो भी किसके खिलाफ थे? वो भी राजा के खिलाफ थे। अब वो क्या चाहते थे? वो भी डेमोक्रेसी चाहते थे और शांति चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये जो माओइस्ट हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, अगर ये बन जाएंगी तो हमारे यहाँ क्या होगा? डेमोक्रेसी होगी, हमारे पास भी पावर होगी और हमारे यहाँ पे शांति होगी। तो सभी यही चाहते हैं। तो इस कारण से उस टाइम क्या हुआ कि बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था। और 2006 तक ये जो लोग थे, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी डेमोक्रेसी के लिए कि अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनको राजा ने क्या किया? लालच देने की भी कोशिश की। कुछ ओकेजन्स पे या कुछ कंसेशन उन्होंने देना चाहा कि भाई हाँ मैं आपको ये पोस्ट दे दूंगा मैं, या फिर मैं आपको ये बेनिफिट करवा सकता हूँ। लेकिन वो जो लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, बस आप ये जगह खाली करो, है ना, हमें अपनी गवर्नमेंट खुद चुननी है, आप यहाँ से हटो, ठीक है। अब राजा को लगा कि हाँ भाई ये तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो 2006 में, अप्रैल 2006 में किंग ने क्या किया? उनका जो थर्ड पार्लियामेंट था उसको हटा दिया गया और उनको बोल दिया गया कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आके यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। तो गवर्नमेंट ने 2008 में नेपाल दोबारा से डेमोक्रेसी कंट्री बन गया था और उसने क्या किया? मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मोनार्की क्या था? क्योंकि राजा का राज चल रहा था ना वहाँ पे, तो मोनार्की अब उसका राज था, तो मोनार्की बोलेंगे उसको, ठीक है। तो मोनार्की पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। इसके बारे में कुछ फ़ोटोज़ हैं आपको जो ऊपर दिखाई गई हैं। ये जो फ़ोटोज़ हैं ये उसी टाइम की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड what we mean by through two contrasting situations on the recent history of Nepal। अब इन जो हिस्ट्रीज हुई हैं नेपाल में, जो हमने अभी रीड आउट किया, इनके बारे में
तो क्या सिचुएशन है ये, ठीक है, ये क्या चाहते हैं, तो हमने क्लियर आउट किया है कि ये क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। अ कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ, एक कंट्री है जो कि कहाँ पे है, इंडिया में है, नॉर्थ की साइड। अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, अभी तक क्या था, मोनार्की था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जो कि 1990 में उन्होंने बना लिया था, यानी कि 1990 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, लेकिन उसके बाद भी मोनार्की आ गई थी, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या दोबारा बनाया। रिफ्लेक्ट दैट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, उस टाइम पे क्या था, जो उस टाइम पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1990 में, तो उसमें फाइनल अथॉरिटी किसके पास थी, राजा के पास थी, ठीक है। अगर सब कुछ सहमत है और राजा एग्री नहीं करता है तो भी वो काम नहीं होगा, अगर कोई एग्री नहीं है और राजा एग्री है तो वो काम होगा, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किसकी है, किंग की है। अब पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट फॉर सेवरल डिकेड्स, अब वहाँ के लोगों ने ना काफ़ी सालों तक, काफ़ी लंबे टाइम तक ये लगा लो कि मूवमेंट स्टार्ट किए रखा, किस लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और फाइनली उनको 2006 में क्या हुआ, सक्सेस मिल गई। किस लिए सक्सेस मिल गई, कि अब वो क्या कर सकते हैं, अपना मतलब गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं। पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब लोगों को लगा कि हमें भी अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, अगर हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन ही रहा तो क्या होगा, दोबारा से कोई राजा आ जाएगा, है ना। तो नेपाल एज अ डेमोक्रेसी, नेपाल को डेमोक्रेसी की तरह एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द कंट्री दैट दे वांट, ठीक है। अब वो रीज़न क्या था नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, हालांकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जो अभी हुआ। पहले उनका देश डेमोक्रेटिक था, उसके बाद फिर राजा आ गया, फिर दोबारा से गुलाम हो गया राजा का, है ना, और फिर दोबारा डेमोक्रेसी मिली। तो डेमोक्रेसी मिलती उन्होंने सोचा कि हमें दोबारा से क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें चेंज करना है, क्योंकि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे आइडियल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जैसा हम नेपाल चाहते हैं वो वैसा नहीं है। तो इसके लिए, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है इतनी लंबी, जैसा वो नेपाल चाहते हैं वैसा ही उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, ठीक है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल गेम में हुआ था, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं, अगर हम उसके रूल्स को चेंज कर देते हैं सबके, तो नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब नेपाल क्या हो जाएगा, मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बदल जाएगा। जैसे कि अगर हम फुटबॉल के गेम को, रूल को चेंज कर दें तो उसको फुटबॉल से क्या, वॉलीबॉल बन सकता है वो। इसी तरीके से नेपाल कैसा हो जाएगा, मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगा। नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, अब क्या जरूरत थी कि सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज करना था, इन ऑर्डर टू अशर ऑन इन अ न्यू सोसाइटी, ताकि एक न्यू सोसाइटी बनाई जा सके। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए लोगों ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट कर लिया फॉर द कंट्री इन 2015। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हुआ था, 2015 में। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलोबरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, अब ये जो कैप्शन दिया गया है जो हमने अभी रीड आउट किया था, इसमें नेपाल के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, जो हमने अभी रीड आउट किया है। The second important purpose of constitution is to define the nature of country's political system। देखो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, एक पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था कि क्यों, क्योंकि हम कंट्री को चाहते हैं जैसे हम हैं उसी तरीके से हमारी कंट्री हो, तो हम रूल भी वही बनाना चाहेंगे। अब अपनी मर्जी से अपने घर में रहेंगे तो अपने घर में अपने मर्जी के रूल बनाएंगे, इसी तरीके से अपनी कंट्री भी है तो उसके रूल भी हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अब जो सेकंड जो पर्पस है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नेचर डिफाइन करता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का है, आपको किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम पसंद है, उसी टाइप का आप क्या बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। अगर आपको डेमोक्रेसी पसंद है तो डेमोक्रेसी के टाइप के रूल्स बनाओगे, अगर आपको मोनार्की पसंद है तो मोनार्की, डिक्टेटरशिप चाहिए तो डिक्टेटरशिप के रूल बनेंगे, है ना। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगता है, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप रीड आउट कर लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि वो कंट्री किस टाइप की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग, ठीक है। अब अर्लियर जो नेपाल था उसके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या था कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का था कि उस पर कौन राज कर रहा था, राजा राज कर रहा था और उसके मिनिस्टर से। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, और जब कंट्री ने डेमोक्रेटिक फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया फ्रॉम गवर्नमेंट और पॉलिटी, गवर्नमेंट से या पॉलिटी से, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज द क्रूशियल रोल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन अ लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्नर डिसीजन मेकिंग विद इन दी सोसाइटीज़ की, जो डिसीजंस होंगे इस सोसाइटीज़ के वो कौन करेगा, गवर्नमेंट प्ले करेगी, और सबकी सहमति से जो रूल्स बनेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको एक बार रीड आउट दोबारा करेंगे, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। डिस्कस विद योर टीचर्स, अपने टीचर से डिस्कस करो। यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव, क्या समझते हो आप कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म से। प्रोवाइड वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देना है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कौन से होते हैं,
अपनी एवरीडे लाइफ में, व्हाई डिड द पीपल ऑफ नेपाल वांट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नेपाल के लोग हैं वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते हैं, क्या जरूरत है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो वो सब आपको फाइंड आउट करना है। अब आपके सामने ये देखो एक पिक्चर है, इसमें आपको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं नेपाल है कहाँ, नेपाल के बारे में हमने अभी रीड आउट किया, ये रहा नेपाल, ठीक है। अब ये जो नेपाल है, यहाँ पे उत्तराखंड है इसके, और इधर है क्या, सिक्किम, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार भी टच हो रहा है, ठीक है। तो ये है नेपाल हमारा। अब इस नेपाल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो नेपाल है 1990 में यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई थी, 12 ईयर्स तक ये चली कंप्लीट, ठीक है, और 2002 तक पूरा। उसके बाद अक्टूबर 2002 में कौन आ गया था, किंग ज्ञानेंद्र आ गए थे। और वो क्यों आए थे, वो क्या चाहते थे, जो माओवादी थे उनको हटाना चाहते थे। वो उन्होंने मतलब बहाना बनाया कि गांव के एरिया जो है वहाँ पे माओवादियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग ज़्यादा लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो अब मुझे आना पड़ेगा। और वो किसकी हेल्प से आए, आर्मी की हेल्प से वहाँ आ गए। लोगों को भी लगा कि हाँ भाई आ जाना चाहिए, जब अगर कहीं पे गाँव में लोग इतने परेशान हैं तो। इसलिए किंग ज्ञानेंद्र आ गए। फरवरी 2005 में उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही अब हेड हूँ। गवर्नमेंट का हेड कौन बन गया, राजा बन गया। नवंबर 2005 में जो माओवादी थे, ये जो जिनका नाम लेकर किंग ज्ञानेंद्र आ गए थे माओइस्ट, इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना मतलब समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। और किस पे, 12 एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए थे। और वो चाहते थे कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी और शांति बनी रहे, है ना, कि लोकतंत्र भी रहे और शांति भी वहाँ बनी रहे। और सभी लोग यही चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे, लड़ाई लुड़ी ना हो, है ना। अप्रैल 2006 में क्या हुआ, किंग ने क्या किया, थर्ड पार्लियामेंट को हटा दिया और उनको बोल दिया कि अब आप आपके क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपना राज कर सकते हो, अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। अब उन्होंने एकदम से तो ऐसा नहीं किया होगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत उनको लालच देने की कोशिश की कि उनको भाई कुछ कहा जाए, उनको भाई पोस्ट दे दूंगा मैं आपको, या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, बहुत कुछ कोशिश की। लेकिन जब वो लोग नहीं माने, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मानी, ना ही माओवादी माने, ना ही वहाँ के लोग माने, तो उनको लगा कि अब तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा और अब उनकी न्यू गवर्नमेंट आने दो। तब उन्होंने अपने थर्ड पार्लियामेंट को हटा दिया था, ठीक है। फिर 2008 में नेपाल ने डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। अब डेमोक्रेटिक कंट्री किसको हटा के बना था, मोनार्की को हटा के, क्योंकि उस टाइम पे राजा था, तो राजा को हटा के डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और उसने क्या किया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने की सोची। अब उसने सोचा कि भाई मुझे अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपनी कंट्री के लिए, अदरवाइज फिर से कोई राजा आ जाएगा और उनके ऊपर अधिकार कर लेगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ना डेमोक्रेसी, वी चूज आवर लीडर्स। हम डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, अपने लीडर खुद चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, जिससे कि वो अपनी पावर का हमारे बिहाफ पे यूज़ कर सके, हमारे बिहाफ पे सारे काम कर सके, जो भी उनके पास पावर है उसके अकॉर्डिंग। अभी कैसे होगा, देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि जो लीडर होते हैं वो मिसयूज करें अपनी पावर का, है ना। हमेशा होती है कि भाई अगर आपके पास भी ज़्यादा पावर हो जाएगी तो आप क्या करोगे, दूसरे को परेशान करोगे। इस तरीके से ही लीडर्स के पास भी क्या होती है, पावर होती है। अब हो सकता है कि वो भी मिसयूज कर लें, तो क्या करता है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है, उसको मिसयूज अगर वो कोई पर्सन कर रहा है तो उससे वो पावर वापस ली जा सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने 2 ऊपर पढ़े हैं। थर्ड पॉइंट ये है, दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट। अब ये जो मिसयूज है ये रिजल्ट है इन ग्रोस इनजस्टिस और डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब एक आपके सामने एक ये सिचुएशन दे रखी है, इसको हम रीड आउट करेंगे और इससे पता लगेगा कि किस तरीके से लोग मिसयूज करते हैं अपनी किसका, पावर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, ये सुरेश, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा शरारती है और मैम क्लास से बाहर जा रही है, मैम ने इसको बोल दिया, आगे बैठा होगा, मैम ने बोल दिया कि भाई आप खड़े हो जाओ और अब देखना आप क्लास में अगर कोई शोर करा तो मुझे बता देना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, इसके पास पावर भी आ गई और ये पहले से ही शरारती है। अब इसने लोगों को परेशान करने की सोची, क्लास में बच्चों को। तो एक सीधा सा बच्चा यहाँ बैठा है, उसको बोला भाई तू खड़ा हो जा, अब तेरी रिपोर्ट मैं मैम को करूँगा। इसने बोला भाई मैंने क्या किया है, इतनी देर में मैम आ गई, ठीक है। अब मैम को उसने बोला कि मैम ये बच्चा जो है क्लास में बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, हालांकि देखो ये काम कर रहा है, फिर भी इसने क्या बोला कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था और इसने बहुत परेशान कर रखा है। मैम ने बोला ठीक है भाई तुम रुक जाओ यहाँ पे और तुम क्लास छुट्टी के बाद रुकोगे और यहाँ पे 100 टाइम्स लिखोगे आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, कि मैंने क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं किया है। बट मैम इसने बोलने की कोशिश की लेकिन मैम ने उसको नहीं माना और क्या किया, उसको पनिश कर दिया। तो इस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इन वट वे इज द क्लास मॉनिटर मिस यूजिंग हिज पावर, किस तरीके से मिस यूज कर रहा है, देखो भाई ये अपनी पावर का है ना, लोगों को परेशान करने के लिए यूज कर रहा है।
आपकी क्लास में भी ऐसा होता होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ मिनिस्टर मिस यूजिंग हिज पावर। अब देखो ये तो छोटे लेवल पे था, अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो किस में इसमें कौन से स्टेटमेंट में जो मिनिस्टर है वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है आपको बताना है। रिफ्यूज ऑफ स्नैचिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्टर फॉर साउंड टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ मना कर दिया गया कुछ प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेटन्स ऑफ सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर्स। अपने नेबर्स को पीटने के लिए या उनको परेशान करने के लिए क्या करे, अपने गार्ड्स को भेज दे। नेक्स्ट है कॉल करे पुलिस स्टेशन में और बोले कि कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए किसी पर्सन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। मतलब सपोज करो कोई पर्सन वहाँ गया हो और उसके खिलाफ कोई कंप्लेन हो, तो पुलिस स्टेशन में बोल दिया गया कि भाई इसके खिलाफ कोई कंप्लेन मत करना क्योंकि ये तो मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। तो ये भी मिसयूज हो रहा है ना, और नेबर्स को पीटना भी मिसयूज हो रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या है, जब ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को मतलब एग्री नहीं करते कि भाई ये जो टेक्निकल रीजन के कारण, तो ये तो नहीं है, लेकिन ये दोनों तो क्या है, मिसयूज चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी पर्सन के पास पावर है तो उसका मिसयूज करना बिल्कुल होता है और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। अब आगे रीड आउट करते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अक्सर उन रूल्स को गार्ड बना के रखता है ताकि उसकी जो अथॉरिटी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उसका मिसयूज़ ना कर सकें। मतलब उनके लिए भी रूल बने होते हैं कि अगर वो अपनी जो पावर उसका मिसयूज़ करेंगे तो उनको भी पनिश किया जा सकता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप बाद में पढ़ोगे। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस बनाए गए हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं जिससे हम उनके मिसयूज को रोक सकते हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? क्या आप रिकॉल कर सकते हो उस चैप्टर को, दलित राइटर को? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7th में था आई थिंक ये चैप्टर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो ये पर्सन जो है ये दलित होता है और ये जब छोटे होते हैं तो इनको स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। स्कूल में क्या करते हैं, बाकी जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो तो सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनको टीचर क्या काम दे देते हैं कि आप स्कूल की सफाई करो, ठीक है। ये पूरा दिन झाड़ू ही लगाते रहते हैं स्कूल में। तो अब आपको ध्यान आ गया। तो इस चैप्टर में क्या था, वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, है ना, भेदभाव हो रहा था। ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ऑफ ही वॉज दलित। अब ओम प्रकाश ने जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, क्यों झेला, क्योंकि वो दलित परिवार से थे। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर राइट टू इक्वालिटी। अब आपने पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करेगा, गारंटी देता है हर पर्सन को कि वो हर पर्सन इक्वल है। अब उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऐसे रूल्स नहीं थे, तो इस तरीके से लोग करते थे पहले। इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, यानी कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी बेस पे आप किसी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि वो छोटा है और मैं बड़ा हूँ, सब इक्वल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और हर पर्सन को सब राइट है कि वो भी चाहे जहाँ चाहे पढ़ सकता है, जहाँ चाहे बैठ सकता है, ठीक है। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो राइट टू इक्वालिटी है ये हमारी फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। इनके बारे में भी हम रीड आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये गारंटी देते हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, भाई हमारे हैं वो, हमसे फंडामेंटल राइट्स कोई भी नहीं ले सकता। तो वो राइट कौन कौन से हैं वो जब तक हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तब तक आप रीड आउट कीजिए, समझिए, और फिर हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप पता लगाइए कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। अब देखो आपके सामने एक ये डायग्राम दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, मतलब कार्टून्स टाइप। तो इसमें देखो द गेम्स पीरियड, अब एक गेम पीरियड स्टार्ट हो गया क्लास के अंदर। बॉयज़ हैं और गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स क्या चाहते हैं कि भाई आज हम क्या खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, लेकिन बॉयज़ क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट, क्योंकि उनको तो क्रिकेट पसंद होता है ना। अब टीचर आते हैं, टीचर क्या कहती है कि भाई प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी, अपने अपने हाथ उठाओ, अगर जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो क्रिकेट में सारे बॉयज़ हाथ उठा लेते हैं, और जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, गर्ल्स की जो संख्या होती है क्लास के अंदर वो कम होती है, इसलिए गर्ल्स कम रह जाती हैं। तो दोबारा से उनके साथ क्या डिसाइड हो जाता है कि भाई वो तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब वो क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा है क्लास में। लड़की ने बोला, ये लड़का चिल्ला रहा है, सॉरी चिढ़ा भी रहा है उनको कि हाँ हम तो जीत गए, ठीक है।
अब वी ऑलवेज हैव टू डू द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। अभी लड़की बोल रही है कि हमें वही काम करना पड़ता है जो बॉयज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है, और अगर वो हैंड रेज करेंगे तो ज़्यादा काउंट होंगे, है ना, इसीलिए लड़कियां हार जाती हैं। तो मैम को एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी ज़्यादा होती है सोसाइटी के अंदर, तो क्या होता है, वो माइनॉरिटी को दबा लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में सपोज करो आपकी क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनका जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, जो वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब आपकी क्लास के अंदर फ्रेंड्स का ग्रुप एक है, मतलब सबके ग्रुप होते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 बच्चे होते हैं, तो एक ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो सब उस ग्रुप से डरते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other, ठीक है, लेस पावरफुल पीपल और ए ग्रुप। अब जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, अदर जो फंक्शन है वो क्या है कि वो सेव करता है उन लोगों को जिनके पास पावर कम है या नहीं है, उन लोगों से जिनके पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। यही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है कि बॉयज़ के पास यहाँ पावर ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, नंबर में ज़्यादा हैं ये लोग, और गर्ल्स क्या है, काउंटिंग में कम है, तो इनके पास पावर कम है। ठीक है, सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू। अब ये जो अनहेल्दी सिचुएशन है सोसाइटीज़ में भी हो सकती है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है वो कंटिन्यू क्या करती है, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं काम करती, वो क्या करती है, सिर्फ उनको दबाने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे कि हमने अबाउट स्टोरी बोर्ड में पढ़ा, तो अक्सर क्या होता है सोसाइटीज़ में लोगों को बहुत सारे अत्याचार का सामना करना पड़ता है मेजॉरिटी के कारण। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी के लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले अक्सर बहुत ज़्यादा होता था, अब तो खैर नहीं होता। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनके लिए भी रूल बनाता है कि माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनकी रूटीनली लाइफ में उनको मेजॉरिटी से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके लिए भी रूल बनाए गए हैं। अनदर रीजन वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसली टू प्रिवेंट दिस tyranny on domination by the majority of minority। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि वो क्या करती है, जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार करती है या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती है, तो उनको भी रोका जाता है। दिस कैन रेफर्स टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। अब ये क्या हो सकता है कि एक कम्युनिटी हो सकता है दूसरी कम्युनिटी को दबा रही हो, तो उसको हम इंटर कम्युनिटी बोलेंगे। और हो सकता है कि एक कम्युनिटी के सभी मेंबर मिलकर कुछ मेंबर्स को दबा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा कम्युनिटी। यानी कि एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ही दबाने की कोशिश करेगी तो वो इंटर कम्युनिटी होगी, और एक कम्युनिटी के अंदर के जो लोग हैं वही अपने अंदर किसी एक पर्सन को दबाने की कोशिश करेंगे, तो उसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखा है हु इज़ इन माइनॉरिटी इन द अबोव स्टोरी बोर्ड। जो स्टोरी बोर्ड दिखाया गया जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, इसमें कौन माइनॉरिटी में है, तो लड़कियाँ कम हैं, तो लड़कियाँ माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, इन वट वेव्स इन द माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटिंग बाय द डिसीजन टेकिंग बाय द मेजॉरिटी। किस तरीके से माइनॉरिटी जो होती है वो डोमिनेट की जाती है मेजॉरिटी के डिसीजन से। देखो, माइनॉरिटी क्या चाहते थे कि वो बास्केटबॉल खेलें, लेकिन मेजॉरिटी में ज़्यादा कौन थे, बॉयज़, वो क्या चाहते थे, क्रिकेट खेलना। तो मैम ने क्या डिसाइड किया कि क्रिकेट खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, उन्होंने हैंड रेज कर दिए, है ना, तो इसीलिए क्या हुआ फाइनल कि क्रिकेट खेला जाएगा। थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। ठीक है, तो हमें अपने आप से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। अब देखो, आप भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज मीन बाय दिस is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our large interest and the constitution help us guard against this। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि भाई कोई किसी बात पे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि भाई वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कई बार जो हम सोचते हैं गुस्से में वो गलत होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। लुक एट द स्टोरी बोर्ड। अब आपको स्टोरी बोर्ड दिखाई गई है, यहाँ पे जो लड़की है इसका एग्ज़ाम है कल, और इसका फेवरेट सीरियल चल रहा है, सब उसको बड़े खुश होकर देख रहे हैं। अब ये चाहती है देखना। ठीक है, अब ये परेशान होकर खड़ी है, इसकी मम्मी ने पूछा भाई बेटा क्या हो गया, तो इसने क्या बोला है कि मम्मी मैं चाहती हूँ कि मैं सीरियल देखूँ, लेकिन मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना भी है, मैंने अभी तक 2 चैप्टर रीड आउट नहीं किए हैं। तो इसकी मम्मी ने देखो क्या कहा है, इसकी मम्मी ने कहा है ठीक है बेटा आप पढ़ लो, कोई भी आज इस सीरियल नहीं देखेगा। और उन्होंने क्या किया, टीवी को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और लड़की ने क्या किया, आराम से चैप्टर रीड आउट किए। और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में गई तो उसने देखा कि उसी चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस
उसके एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो अगर वो टीवी देखती तो फेल हो जाती, है ना। अब ये सिचुएशन अक्सर हमारे साथ भी होती है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले हमारी मनपसंद मूवी या मनपसंद कोई गेम चल रहा होता है और हम क्या करते हैं, बुक को बंद करते हैं या रात को पढ़ लेंगे, है ना, कि कोई बात नहीं थोड़ा बहुत कर रखा है, हम ये काम कर लेते हैं, तो क्या होता है नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में रह जाते हैं। तो सेम हमारे साथ भी होती है। सिमिलरली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस, कि कुछ डिसीजन हम गलत ना ले लें, इसलिए हमें हेल्प करता है। अब दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। अब हो सकता है कि कभी कभी हमारे डिसीजन क्या करें, पूरी कंट्री को भुगतने पड़ जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, इट इज़ पॉसिबल दैट मे पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम्स टू स्ट्रॉन्ग फील दैट द पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रिमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। ठीक है, अक्सर कभी कभी हमें लगता है कि यार इनसे अच्छे तो राजा ही थे, होता भी है कभी यार, है ना। लोग इतना परेशान हो जाते हैं गवर्नमेंट से कि वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि इससे अच्छा तो कोई राजा आए और इन सबको अच्छे से मजा चखाए। अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सच में नहीं हो सकता ना, सच में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हुआ तो परेशानी हमें भी होगी, है ना, क्योंकि हम भुगत चुके हैं पहले जब हम डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं रहते थे। तो इसलिए स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, इस इमोशन को हटाने के लिए, दैट मे नो रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल्स गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। अब बहुत समय तक जब हमने लड़ाई लड़ी है डिक्टेरियल रूल के खिलाफ, तब जाके हमें ये डेमोक्रेसी मिली है, तो इसको हमें ऐसे ही खो नहीं देना है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस वीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब कभी कभी क्या होता है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वीम्स मतलब ये जो सनक होती है हमारी, इसको हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि हम अपने गुस्से में आकर और कुछ गलत फैसला ले लें, तो वो ऐसा नहीं करने देता। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। और वो चाहता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनकी हमें प्रॉमिस करता है कि भाई आपके राइट्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी कि आपके मन में फीलिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। और हमारी फ्रीडम को भी प्रोटेक्शन देता है। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, अब ये जो हमने डिस्कशन किया है, यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ठीक है। अभी जो सबना में बहुत खुश है क्योंकि उसने टीवी नहीं देखा था और ये अच्छे से एग्जाम दे पा रही है। वाई डज द कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने ये रीड आउट किया है, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको राइट डाउन करके भी दे दिया है। इट लेट्स डाउन अ सर्टेन आइडियल्स, इसमें कुछ सर्टेन आइडियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, कि किस टाइप की वो कंट्री है, किस काइंड की कंट्री है, उसके बेस को सेट करते हैं। दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, जिसमें हम जैसे लोग रहना चाहते हैं या हम लोग रहना चाहते हैं। अगर कंट्रीज़ के रूल अच्छे होंगे, ठीक है, अगर उनको हम इजीली, हमारे पास फ्रीडम सारी होगी, हमारे पास राइट्स होंगे, तो हम उसी कंट्री में रहना चाहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं होंगे, हमारे पास राइट नहीं होंगे, तो हम उस कंट्री में भी नहीं रहना चाहेंगे। क्लियर। तो इसीलिए ये रूल बहुत ज़रूरी है कि कंट्री के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल बने हुए हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, जिसमें हमारी फ्रीडम ख़त्म ना हो, ठीक है, हमारी खुशियाँ ख़त्म ना हो या हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाए जाएँ, ठीक है। टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, अब देखो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कि वो बताता है हमें कंट्री के अंदर कि कंट्री किस टाइप की है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द सेफ गार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है हमें सेफ गार्ड, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन के पास पावर बहुत ज़्यादा है और वो अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ ना कर ले, उसके खिलाफ भी हमें क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। कैसे कि उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्वालिटी है, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम इनके अंडर में नहीं आ सकते या हमारा कोई मतलब मिसयूज़ नहीं कर सकता, हमें कोई दबा नहीं सकता, ठीक है। हमारे पास इक्वालिटी के, हमारे पास राइट्स हैं अलग अलग फंडामेंटल राइट्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में रीड आउट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसके कारण क्या करता है, ये हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। उस लीडर को भी क्या करता है, अगर वो उसके पास पावर ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसके लिए भी रूल बने हुए हैं कि उसकी पावर को भी कम किया जा सके अगर वो मिसयूज़ उसका करता है तो, ठीक है। अब आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, तो ये हमने रीड आउट किए थे, वही हैं। ये नेपाल के बारे में बताया गया है, और नेपाल क्या था, पहले कंट्री कैसी थी और फिर कैसी बन गई, है ना, डेमोक्रेसी थी, फिर मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी। तो ये क्यों हुआ, ठीक है। जैसी कंट्री में आप रहना चाहते हो, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है ना हमारा, देखो ये वाले रूल है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये बताया हुआ है। तो एक आपको पॉइंट गिवन है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों बनाना चाहते थे नेपाल के लोग, क्योंकि जिस कंट्री में वो रहना चाहते हैं उसके रूल्स भी वो अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, जैसे वो कंट्री चाहते हैं वैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। नेक्स्ट द क्लासरूम रॉन्गली पिक्स अप
अनिल हिज क्लासमेट। अब जो सुरेश वाली और स्टोरी थी जिसके अंदर वो एक पर्सन को, बच्चे को खड़ा कर देता है और वो मैम से डांट पड़वा देता है, तो वो कौन सा रूल फॉलो होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्ल्स, अब बास्केटबॉल खेल रही हैं, माइनॉरिटी वाला है, तो कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला होगा, सेफ गार्ड मिस यूज के, है ना, थर्ड वाला। नेक्स्ट है शबनम डिसाइड टू रिवाइज हर चैप्टर, शबनम अपना चैप्टर रिवाइज करना चाहती थी टीवी देखने की बजाय, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये भी आपको बताना है, कौन सा हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। तो इसमें आपको इन तीनों रूल्स में से दोबारा रीड आउट करके बताना है कि कौन सा कहाँ पे फॉलो हो रहा है, जैसे फर्स्ट इसमें हो रहा है तो इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, क्लियर है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेव्स इन विच द अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड। अब हमें ट्रांसलेट करके बताना है कि कौन से में कौन सा सर्टेन आइडियल्स आएंगे, कौन से रूल्स आएंगे, ठीक है। एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ की फीचर्स पढ़ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी हम रीड आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसको आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर का हाफ पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।